आज से आप लोगों के लिए नया बैच प्रारंभ हो रहा है। इसमें अलग अलग फील्ड के अलग अलग छात्र हैं। बहुत सारे छात्र ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, है ना। किसी का उद्देश्य टीचर बनना ही है, किसी का उद्देश्य दरोगा बनना है, किसी का बिहार पुलिस बनना है। मतलब अपने अपने एजुकेशन के हिसाब से सभी लोग अपनी अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। तो जीके और जीएस जो जनरल स्टडीज होता है, सामान्य अध्ययन होता है, उनका जो पार्ट होता है वह सिलेबस सभी में लगभग लगभग सामान्य होता है। किसी में बहुत ही अंदर से पूछा जाता है सवाल, किसी में ऊपर ऊपर लेवल से पूछा जाता है। बस फर्क इतना है, ना तो आपके इतिहास में महात्मा गांधी बदलता है, ना ही सुभाष चंद्र बोस बदलता है, ना ही किसी इतिहास की तारीख बदलती है। सब चीज में वही चीज पढ़ना पड़ता है। बस किसी में ज्यादा स्टडी करना पड़ता है, किसी में थोड़ा सा कम स्टडी करना पड़ता है। तो किसी भी फील्ड की अगर आप तैयारी करते हैं तो जनरल स्टडीज का अगर तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए तो आपका चांस ज्यादा से ज्यादा बनता है। बहुत सारे लोग जीके को हल्का में ले लेते हैं। जहां तक कि यूपीएससी का सिलेबस हमें पता है, सभी के सभी प्रश्न जीके जीएस से ही होते हैं। अगर जीके जीएस आसान होता तो सब लोग यूपीएससी पास कर जाते, आईएएस बन जाते, आईपीएस बन जाते। इसका मतलब जीके काफी कठिन है। सबसे हल्का लगता है कि जीके खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन दुनिया में सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा है? जीके को समझना। लगता है बड़ा आसान है, लेकिन है बहुत कठिन। वो सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। और अपने यहाँ एटलस क्लास पूर्णिया में मानचित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जैसे पटना में खान सर वगैरह सब पढ़ाते हैं। तो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम आ चुके हैं। दोनों माध्यम से बच्चे अब पढ़ेंगे। यहाँ से भी बहुत दूर दूर के छात्र पहले से भी जुड़े हैं और भी जुड़ेंगे। ठीक है, पहले ऑफलाइन क्लास ही चलती थी, ज्यादातर ऑनलाइन पे फोकस नहीं किया जाता था। बट अब इस पर अब हम काम करना स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण से ही डिजिटल बोर्ड लगा हमारे क्लास में। अन्यथा पहले जो बोर्ड चलता था पहले व्हाइट वाला, उसी का हम लोग यूज करते थे। तो आए हैं तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मिला जुला करके एक सप्ताह 5 से 7 दिन तक डेमो क्लास चलती है। डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है। इसमें ना तो किसी को एडमिशन लेना है, बस आएंगे बच्चे, देखेंगे, समझेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे कि नहीं, इस बात की चर्चा होगी। अगर आपको सबसे पहले आपको संतुष्टि मिले कि हमारा यहाँ पर एडमिशन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, आप इस बात से अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो 100% आप रिजल्ट दे ही देंगे। बात समझे? और हमारा उद्देश्य है कि हमारे छात्र जितने भी हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो भी प्रवेश करें यहाँ से सफल होकर के जाएं। ठीक है, तो हम लोग डेमो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन सभी के पास जरूर होना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन में भारत का मानचित्र वगैरह सब आना चाहिए। दिशा क्लियर होना चाहिए, किधर कौन सा दिशा है आसपास। जब भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस को पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ अपने देश साथ साथ आसपास पड़ोसी देश की संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। हर सिलेबस में यह बात मेंशन जरूर रहता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानिए आप अपने देश के बारे में। ये कौन सा देश है? भारत। बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी इसको भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं भूलते हैं कि इसको आपने हजारों बार देखा है, परंतु बहुत सारा चीज जो प्रश्न है आप भूल जाते हैं। मानचित्र से देखा हुआ चीज कभी भूला नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे अभी हम लोग चर्चा करते हैं, सामने हमेशा कौन सा दिशा होता है? उत्तर होता है, तो नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। इधर कौन सा दिशा होगा? पूरब हो जाएगा। तो इधर कौन सा दिशा हो जाएगा? पश्चिम दिशा हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। आपको पता ही होगा कि पूरब में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। बात समझ में? बेसिक इंफॉर्मेशन है ये सब, अपने देश के बारे में, चारों तरफ के बारे में जानना, आस पड़ोस के बारे में जानना। उसके बाद इसके हम लोग अंदर में जाएंगे, डिटेल्ड में जाएंगे। इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। बात समझ में आ गया? अब बहुत सारे राज्य हैं यहाँ पर। भारत में टोटल कितने राज्य हैं? अरे बैठिए। भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं?
बीच वाले रो में ही बैठ जाइए। केंद्र शासित प्रदेश 8 है, पहले 9 हो गया था, अब कितने बच गए हैं 8। कैसे हुआ, क्या रीजन हुआ, उन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो पूरा का पूरा इसमें मिल गया, यही भारत है और सामने हमेशा कौन सा दिशा होता है, उत्तर। नीचे क्या है, दक्षिण इधर, पूरब इधर, पश्चिम। पूरब में कौन सी खाड़ी है, बंगाली खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर। दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर। यहाँ पड़ोसी में कौन सा देश है, नेपाल। यहाँ भूटान, इधर म्यांमार, यहाँ बांग्लादेश, ऊपर में चीन, इधर पाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान। उधर ईरान, तेहरान, उधर जाएंगे तो मिलेगा। लेकिन ये सब पड़ोसी है, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा यहाँ पर इंडिया से थोड़ा सा लगती है। ये आपका इतना दूर ये पाकिस्तान हो गया, ये नेपाल की सीमा लगती है और यहां से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा चीन की सीमा लगी हुई है। यहाँ पर भूटान की सीमा लगती है, ये वाला बांग्लादेश की सीमा लगती है और इधर म्यांमार की सीमा लगी हुई है। कुल मिलाकर के बहुत सारे पड़ोसी देश है जिनसे हमारा संबंध मतलब बॉर्डर टच करता है। नीचे में यहाँ पर आपको श्रीलंका मिलेगा, लेकिन इसका बॉर्डर टच नहीं करता। इसका जो ओरिजिनल मैप होता है उस पर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसके अगर ओरिजिनल वाला मानचित्र पर चलते हैं तो मानचित्र भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये वाला जो इंडिया है, यहां से देखिए आप, इसे दिखाई दे रहा है। यहां पर आपका नेपाल है, ऊपर चाइना है, इधर पाकिस्तान और यहाँ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की भी सीमा लग रही है ना, लग रही है ना, बस समझ में आया। उसी तरह से पाकिस्तान की सीमा लगती है, ये नेपाल की भी सीमा लगती है। भूटान, यहाँ पर भूटान दिखाई दे रहा है, अभी तुरंत हम दिखाए थे। इधर आपका म्यांमार दिखाई दे रहा है और ये आपका बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो भूटान की भी सीमा से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है कि बताइए भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगी हुई है। काउंट कर लीजिए जरा सा। भूटान, ये वाला बॉर्डर भूटान का है, ठीक है। इधर सिक्किम क्या टच कर रहा है, एक हो गया। पश्चिम बंगाल ये येलो कलर का, इतना दूर आपका ये पश्चिम बंगाल है, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये वाला। तो भूटान से इसका टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हो गया 2 नंबर। ये हो गया असम, कितना हो गया 3। अरुणाचल 4। इसका मतलब भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। उसी तरह से यहां पर देखिए ये कौन सा राज्य है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देश से लगा हुआ है, बढ़िया से देखिए जरा। नागालैंड देश है, ठीक है। ये आपका म्यांमार, तो म्यांमार से यहां पर यहां तक सीमा लगती है। ऊपर में कौन सा है, चीन, तो इधर सीमा लग रही है और इधर भूटान। तो 1 2 3, कितना देश से सीमा लग रही है, 3 देश से। तो ये सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। एक एक नंबर की लड़ाई है कंपटीशन एग्जाम। एक नंबर किसी से ज्यादा हो जाए वही आपका जिंदगी को संवार देता है। जिसका 1 नंबर से छूटा उससे पूछिए उनका दर्द, 1 नंबर कितना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ता है यहाँ पे, बात समझे ना। उसी तरह से यहाँ पर नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लग रही है, 5 राज्य से लगेगा। देख लीजिए, 1 उत्तर प्रदेश, 2 बिहार, 3 पश्चिम बंगाल, 4 और सिक्किम 5। बस समझ में आया। सिक्किम की सीमा कितने से लगती है, सिक्किम सीमा केवल 1 राज्य से लगती है नीचे, बाद बाकी 3 देश, भूटान, इधर नेपाल और इधर चाइना। कितना देश से लग रहा है, मतलब कि अब आप देख रहे हैं कि प्रश्न ही प्रश्न है। केवल पहले कहते थे ये भारत है, क्या बोलते थे, भारत है, और कुछ था नहीं था। लेकिन अब अंदर हम लोग धीरे धीरे घुसने लगे हैं कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हैं। उसी तरह से आपको समुद्र की बात कर रहे थे, इसको इंग्लिश बंगाल की खाड़ी को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और इधर वाले को अरेबियन सी, मतलब कि बंगाली की खाड़ी। पूरब में क्या था, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर। अब जरा देखिए ये वाला कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात की सीमा यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से यहां तक है ना। अगर रस्सी लेकर के ऐसे बांध दें और इसको सीधा कर दे तो हमको लगता है यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से ये कौन सा राज्य है,
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की भी सीमा लगती है। तो अरबियन सी मतलब अरब सागर से कितने राज्यों की सीमा लग रही है? 1 2, ये गोवा, 3 ये कर्नाटक, 4 केरल, 5। बताइए अरबियन सी से कितना लग रहा है? 5 की सीमा लग रही है। कोई दिक्कत? और सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है? महाराष्ट्र कैसे? सबसे बड़ी सीमा किसकी लग रही है? गुजरात की सीमा लग रही है। वो देखने से आपको पता चल जा रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाली खाड़ी से सीमा अगर सट रहा है किस किस राज्य का देखे, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ओडिशा, यहाँ पर 2 राज्य हो गया, 1 2, ये आंध्र प्रदेश यहां से यहां तक 3, और ये तमिलनाडु। कितना हो गया? तो 5 इधर, 4 इधर, टोटल कितना हो गया? 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगी हुई है, क्योंकि समुद्र तट हमारा यहां से लेकर के यहां तक तो है कि नहीं है? कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लग रही है? 9। और टोटल राज्य कितना था? 28। 28 में अगर 9 को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? तो वैसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। अब सवाल पूछा जाता है कौन से ऐसे राज्य जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, या लैंडलॉक है, या भूबद्ध है। तीनों अलग अलग नाम है लेकिन काम एक ही है। ठीक है। तेलंगाना का सीमा क्या समुद्र से लगती है? झारखंड का? छत्तीसगढ़ का? महाराष्ट्र का? कैसे नहीं? ये क्या है? समझ में आया ना? गुजरात का? मध्य प्रदेश का? बात समझ में आ रहा है ना? तो कौन से राज्य भूबद्ध है, कौन से राज्य नहीं है, एक एक नंबर पे काम करना आप लोगों को। ये सारा इंफॉर्मेशन आप जानते हैं पहले से। हम केवल मार्गदर्शक है, आपको बताएंगे कि पढ़ना कैसे है और सवाल कहां से पूछे जाते हैं। बस समझ में आया? ये सब खुद आपको करना है, ये सब हम लिखाने वाले नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया प्रश्न कैसे बनेगा। ये सब हल्का प्रश्न है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आसानी से ये सब प्रश्न बना लीजिएगा। चलते हैं हम अब आगे की और इनसे संबंधित सभी राज्यों के बारे में लिख सकते हैं, आसपास के बारे में लिख सकते हैं, नेपाल से, चीन से, भूटान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न है, एक बार कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो फिर हम जरूर बताएंगे। ठीक है। अब देखिए ये जो भारत है दुनिया में कहीं ना कहीं तो होगा, भारत दुनिया में कहीं ना कहीं तो होगा ना। अब जरा बताइए, ये आपका ग्लोब है, पृथ्वी है, और ये आपका 0 डिग्री का लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड। बात समझ में आया? इसको कहते हैं भूमध्य। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच। जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा खींची गई है उसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं भारत भी तो होगा। तो भारत किधर है? सामने हमने तुरंत क्या पढ़ाया? उत्तर होता है, तो इधर भी क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा? इसीलिए इसको माना गया आपका उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और ये दक्षिण ध्रुव साउथ पोल। कोई दिक्कत? ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। अब इस गोला के आधे में, यहां पर जो 0 डिग्री का लाइन है, इस गोला के आधे और ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर की तरफ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। गोला का आधा है ना ये, ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? उत्तरी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा इस तरह से। बात समझ में आ गया? भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में कोई देश है क्या? है कि नहीं है? बहुत सारा देश होगा, है ना। वो वर्ल्ड का मानचित्र अगर हम लोग देखेंगे तब जाकर के पता चलेगा कि दक्षिण गोलार्ध में कौन कौन से देश हैं। ठीक है। तो भारत केवल उत्तरी गोलार्ध है, केवल भारत के बारे में नहीं जानना है। आप एक जनरल कंपटीशन के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी सवाल होता है। इंडियन ज्योग्राफी के अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी समझना पड़ेगा। ठीक है। तो वैसे महादेश कितने हैं टोटल? 7 महादेश है। कितने महादेश हैं? 7 महादेश है। 7 महादेश के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मानचित्र के माध्यम से ही। मानचित्र में सारा का सारा आपको यहां पर दिखेगा। दिखाई दे रहा है ये?
इतना रहने दे, बड़ा कर दें, ठीक है ना। ये इसमें भारत कहां पर है? भारत मिला कहीं? कहां पे है? ये वाला भारत है? ये भारत है ना? पहचानने में कोई दिक्कत? अब बताइए फ्रांस कहां पर है? स्पेन, यूक्रेन, नाम सुने? पता नहीं है कि है कहां। अगर भारत बोले तो भारत एक बार में आप यहां से ढूंढ करके निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया था, भारत को आप बचपन से ही जान रहे हैं। दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कभी किसी ने कभी दिखाया भी नहीं कि यहां पर ये देश है, ठीक है। तो अब देख करके आप जरा बताइए, इसको इतना आसानी से कैसे पहचान गए? बहुत दिनों से इसको देखते आ रहे हैं, कभी भूल ही नहीं सकते। उसी तरह से दुनिया के हर देश को अगर देख लिया जाए तो क्या आप भूलेंगे? अब तो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है, समझदारी भी आ गई है कि अब तो और भी नहीं भूलेंगे। बस समझ में आए? वैसे भारत किस महादेश में है? एशिया महादेश में है। तो इतना ये वाला है लाल सागर, ये कौन सा है? लाल सागर है। इतना दूर से लेकर के ये वाला और ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इस तरह से ये वाला है आपका एशिया रीजन। ये वाला क्या कहलाता है? एशिया कहलाता है। ये पूरा का पूरा उधर जब चल जाएंगे तो ये आपका एशिया है। और ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर के ये वाला, ये आपका अफ्रीका। ये कौन सा है? अफ्रीका है। और ये जो ऊपर में ये जो दिख रहा है ना, ये है आपका यूरोप। ये कौन सा है? यूरोप है, ठीक है। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये आपका उत्तर अमेरिका, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। बात समझ में आया? अब जरा देखिए, ये वाला आपको टुकड़ा नहीं लग रहा है यहां का, इधर खिसक के भाग गया है क्या? यहां पर ये जो धसा हुआ पार्ट है, ये नहीं लग रहा है ये उधर का था, ये इधर भाग गया है। तो पुराने समय में 2000 बिलियन वर्ष पहले ये सब महादेश एक ही पार्ट में जुड़ा हुआ था। ये इसका टुकड़ा था, ये इसका टुकड़ा था। इसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया महादेश। कैसे पता चला? यहां का मिट्टी और यहां का मिट्टी सेम सेम है। जिस काल में इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो मिट्टी है वही मिट्टी यहां पर भी है। इस कारण से पता चला। और आकृति देख करके भी पता चलता है कि ये इसी का टुकड़ा है। यहां पर देखिए, ये वाला टुकड़ा इसका नहीं लग रहा है, यहां पे ये वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? टूट के अलग होकर के इधर खिसक गया है। बात समझ में? जब विश्व के मानचित्र को अध्ययन करते हैं तो आकृति से हम लोग सबसे पहले अनुमान लगाते हैं कि कौन किसका टुकड़ा है। पहले एक ही महादेश में जुड़ा हुआ था जिसका नाम पेंजिया था। धीरे 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 यह अलग होता गया। ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया का टुकड़ा है। जो भारत दिखाई दे रहा है ना, दक्षिण भारत का प्लेट, ये किसका टुकड़ा है? ऑस्ट्रेलियाई भूखंड का टुकड़ा है। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत कहां है। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत कहां है। तो भारत आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसी में आपका 0 डिग्री का लाइन है। इसी में क्या है? 0 डिग्री। ये वाला ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है नीचे में, ये है आपका अंटार्कटिका, जिसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यहां पर सालों भर हमेशा बर्फ ही जमा हुआ रहता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो जो 0 डिग्री का लाइन है वो आपको देखने को मिलेगा इस बीच में। थोड़ा सा ऊपर हो गया है। ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये आपका 0 डिग्री का लाइन, जिसको कहते हैं भूमध्य। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री का लाइन। तो भारत इससे उत्तर है या दक्षिण? तो इधर हो गया आपका उत्तर गोलार्ध, हुआ कि नहीं? और नीचे क्या हो गया? तो बहुत सारे देश दक्षिण में है ना। ऑस्ट्रेलिया कौन से महाद्वीप में होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। और भारत
उत्तरी गोलार्ध में। हम इसी की चर्चा कर रहे थे, इसी को जानने का प्रयास कर रहे थे। तो ज्यादातर देश, ज्यादातर जनसंख्या उत्तर गोलार्ध में रहता है, दक्षिण गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। यह भी तो सवाल पूछा जा सकता है, दुनिया की अधिकांश जनसंख्या किस गोलार्ध में निवास करती है? उत्तरी गोलार्ध। समझ में आ गया? क्योंकि सबसे बड़ा पॉपुलेशन दुनिया में भारत का, उसके बाद यहाँ पर चीन का, इधर रूस का, बस ना, इधर यूरोप का, मतलब कि उधर अमेरिका का, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश उत्तर गोलार्ध में ही निवास करता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत की एग्जैक्ट स्थिति के बारे में। ठीक है ना? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। यहां से जब 0 डिग्री का लाइन स्टार्ट होता है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 60, 70, 80 यहां तक आते हैं तो कितना हो जाएगा? 90। आप ही बताइए ये वाला कोण कितना का होता है? अगर यहाँ पर ये ऐसा कर देंगे तो ये कोण नहीं बनेगा क्या? ये कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ तक आते आते 90, तो इधर 91 में होता है, ग्लोब में नहीं होता है, चांद में होता है। ग्लोब में ये 0 है तो यहाँ पर भी क्या है? 0 होगा। लेकिन चांद में जाइएगा ये 0 रहेगा तो ये 180 रहेगा। रहता है कि नहीं रहता? तो यहाँ पर ये 0 है तो ये भी क्या है? 0 डिग्री। इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक कितना आएंगे? 90 आ जाएंगे। मतलब कि हर लाइन पर यहाँ पर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरह से आप ग्लोब देखे होंगे, है ना? इस तरह क्या देखे होंगे? ग्लोब देखें। तो भारत की जो स्टार्टिंग होती है तो 0 डिग्री तो करीब नहीं है भारत, नहीं ना? भारत थोड़ा सा क्या है? ऊपर की तरफ है। मतलब कि भारत थोड़ा सा ऊपर है। तो थोड़ा सा ऊपर का मतलब यहां से स्टार्टिंग बिंदु होता होगा, ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है इंडिया। कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। तो यहां पर आता है 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका लास्टिंग है। कितना डिग्री तक? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 मिनट तक इसका लास्टिंग हो जाता है। उसके बाद ऊपर जाएगा ये 90 तक। ठीक है। अच्छा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड। ठीक है। देशांतर रेखा इधर से इधर इस तरह से होंगी, इस तरह से होंगी, अलग अलग लाइन आ जाता है। इस तरह से जो रेखाएं हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? देशांतर रेखा कहते हैं। इस तरह से रेखाएं जो आ जाएंगी उसको क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। बस समझ में आया? और पूरब से पश्चिम ये उत्तर था और ये क्या है? दक्षिण है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया पश्चिम का। पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची गई उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी तरह से देशांतर और अक्षांश आपको देखने को मिलेगा ग्लोब में, है ना? ज्योग्राफी के किसी भी बुक में जाइएगा तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो भारत किस गोलार्ध में है? तो यहां से हम लोगों ने अक्षांश तो देख लिया, देशांतर भी तो गुजर रहा होगा, नहीं गुजरा होगा? यहां से लेकर यहां तक इस तरह से होगा कि नहीं होगा? भारत में इस तरह का लाइन होगा या नहीं? जरूर होगा। और आप लोग देखे होंगे भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। मतलब यहां से समय रेखा के बारे में पढ़े हैं आप लोग? भारत का समय रेखा के बारे में पढ़े हैं आप लोग? यहां से लेकर यहां एग्जैक्ट लोकेशन, यहां से लेकर यहां ये होगी एग्जैक्ट लोकेशन। भारत का समय रेखा कहां है? इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्यों बोलते हैं इसको पूर्वी? क्योंकि ये जो 0 डिग्री का लाइन है यहां से लेकर के यहां तक, इसके इधर को कहते हैं पूरब और इसके इधर को क्या कहेंगे? पश्चिम बोलते हैं। 0 डिग्री का लाइन ये वाला है जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। बस समझ में? 0 डिग्री से इधर जाते हैं तो क्या कहलाता है? पूरब। इधर जाएंगे तो पश्चिम। तो ये लोग जो ग्रेट ब्रिटेन में रहता था, ये लोग इधर आकर के भारत में शासन करता था, इसलिए जो भी कंपनी बनाता था इसलिए उसका नाम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या रखा था नाम? जब इतिहास पढ़ेंगे तो भी ज्योग्राफी आपका मदद कर रहा है। आखिर उसका ईस्ट इंडिया नाम क्यों पड़ा? उत्तर इंडिया भी पढ़ सकता था,
पश्चिम इंडिया भी पढ़ सकता था कि नहीं? लेकिन ईस्ट इंडिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एग्जैक्ट ये किधर है? पूरब में। और हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी सभ्यता, क्योंकि हमारे वह किधर है? किस दिशा में है? पश्चिम की तरफ। तो रीजन समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे, आखिर क्या चल रहा था देश दुनिया में, इतिहास कैसे बना, ये सब चीज को पढ़ने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, बेसिक समझ होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। क्या ये लाइन केवल ऐसा ही होगा? नहीं ना, ये लाइन ऐसा भी होगा कि नहीं होगा? सब जगह कट करेगा कि नहीं कटेगा? इस तरह से आपको जालनुमा संरचना देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं देशांतर और अक्षांश। इसी की सहायता से हम किसी भी लोकेशन का पता कर पाते हैं कौन कहां पर है। मोबाइल में लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं ना तुरंत में, देशांतर और अक्षांश की सहायता से ही वो बन पाता है ना, कि कौन सा लोकेशन हमसे कितना दूर है, वो इसी से हमको पता चल पाता है। ये नहीं रहता तो फिर लोकेशन भी नहीं पता चल पाता। आपको जैसे पटना में है तो पटना में यहाँ पर तो यहाँ कोई ना कोई लाइन गया होगा, इधर से भी कोई लाइन गया होगा, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। अच्छा पटना वहां पर है, इतना डिग्री देशांतर अक्षांश पे, तो आपसे वह कितना दूर है या किस लोकेशन में है ना। या मिसाइल मारना है तो वहीं जाकर के वो वाला कोऑर्डिनेट डालेंगे तो वहीं जाकर के वो बम गिरेगा। नहीं तो आप मान के चलिए सिर्फ ये रेखा पर कहां गिरेगा ये तो पता नहीं है ना, तो दोनों रेखा की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आया? ठीक है। और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं पेज। आपको पता है पूरा का पूरा पृथ्वी कितना देर में घूम लेती है? 24 घंटा में। ठीक है, कितना घंटा? 24 घंटा में घूम लेती है। ठीक है, कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। कितना डिग्री? 360 डिग्री घूम लेती है। अलग अलग कलर आ जाता है। 360 डिग्री कैसे? क्योंकि पृथ्वी अपना अक्ष पे पूरा पूरा घूम रही है। ये वाला कोण कितने का है? 90। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180। 180 गुना मतलब पूरा का पूरा गोला का क्षेत्रफल कितना होता है? 360। 361 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हर एंगल कितने का बनेगा? 360 डिग्री होता है ना। तो 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा समय लगता है? 24 घंटा। अगर इससे हम भागा देंगे तो 1 घंटा का निकल जाएगा कितना डिग्री घूम रही है। बताइए, कटाइए जरा सा। 6 चौका 24, 6 का 36, शून्य आ गया। 15 चौका 60 आ जाएगा ना? नहीं है कुछ तो शून्य 1 आता है। तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। ये वाला कलर दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? 1 घंटा बराबर 15 डिग्री हो गया। तो अब जरा बताइए 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। क्या हो रहा है यार, कभी ये कलर कभी वो कलर, समझ में नहीं आ रहा है। 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। ये बात समझ में आया? उसी को हम थोड़ा सा अलग करके लिख दिए। मतलब कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 15 मिनट। 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। अब देखिए 60, 15 चौका 60, मतलब कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होगा? 4 मिनट होगा नहीं। 15 चौका अगर भागा दे देंगे कट जाएगा। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगती है? 4 मिनट का समय लगती है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है और ये वाला सवाल भी बहुत बार पूछा गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। और हमने बताया था भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, अर्थात 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। किसके समय से? लंदन के समय से। तो अब जरा प्रूफ कर लेते हैं क्या यह सही है? 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। चलिए प्रूफ कर लेते हैं। 1 घंटा बराबर 2 घंटा बराबर 3 घंटा बराबर 4 घंटा बराबर 60, 5 घंटा बराबर 75, 6 घंटा बराबर 90। लेकिन हम तो 82.5 तक ही न जाना है।
तो 5 घंटा तो ले ही लिए, क्योंकि 5 घंटा तो हमको चाहिए ही। 5 घंटा बराबर 75। 1 घंटा में कितना? 15 डिग्री चलता है, तो आधा घंटा में कितना चलेगा? 7.5 चलेगा ना? बात समझे? तो यहां पर जोड़ेंगे हम लोग आधा घंटा और यहां जोड़ेंगे 7.5, कितना हो गया बताइए? 5.5 घंटा बराबर 82.5 डिग्री। 75 प्लस 7.5 तो जोड़िए, हो गया 82.5। तो क्या ये दोनों बात सही है? समझ में आया बात? इसका मतलब हर चीज आप मैथमेटिक्स की तरह प्रूव भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी कुछ अलग सब्जेक्ट नहीं है, वह एक ही सब्जेक्ट है, बस इसको धीरे धीरे हमको पढ़ना पड़ेगा। बात समझे ना? पूरे वर्ल्ड से लेकर के इंडियन ज्योग्राफी तक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए एक स्पेशल बुक भी आती है, बुक के बारे में भी हम आपको दिखाते हैं, शायद इसमें होना चाहिए। हाँ, एटलस की किताब है। तो इसमें नहीं दिए ना, एटलस की बुक इसमें था, पीडीएफ डाला हुआ, उसमें पूरा का पूरा मानचित्र ही है, समझे ना? एटलस कहीं दिख रहा है जी? नहीं, गूगल से कहाँ मिलता है, वो वाला किताब का अपना से पीडीएफ बनवा है, गूगल पे नहीं मिलता है वो। शायद ये है क्या? ये वाली किताब है। ये ऑक्सफोर्ड एटलस। बात समझ में आया? ये पूरा का पूरा संपूर्ण ज्योग्राफी इसमें समाया हुआ है, संपूर्ण। और केवल इस किताब को पढ़ लेने से आपका जनरल कंपटीशन का 50% प्रश्न तो ऐसे ही तैयार हो जाता है, किसी लेवल में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। इसमें केवल और केवल मानचित्र है, इसी का एक्सप्लेनेशन हमको करना है। बात समझा? पूरा का पूरा ये किताब भी आप लोग को परचेज करना पड़ेगा, ताकि यहां पर देखें, उसको देखें, हाईलाइट करें और घर में जाके उसको हम लोग देख सकें। बात समझ में आया? इसमें दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है जी? ठीक है, इसका 2 मानचित्र होता है। एक तो होता है आपका राजनीतिक मानचित्र, ये कौन सा है? भारत राजनीतिक। ठीक है, 2 प्रकार के मानचित्र होते हैं, एक होता है प्राकृतिक मानचित्र, एक होता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में हम केवल राज्य, राजधानी, जगह, ये सबको हम लोग देख पाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है आप लोग को प्राकृतिक मानचित्र से। अब जरा बताइए, घर में ये वाला मानचित्र लगाते हैं कि कोई और लगाते हैं? यही वाला लगता है जिसमें राज्य राजधानी लिखा हो। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को सबसे ज्यादा यहां से सवाल पूछा जाता है, ये वाला मानचित्र लगाना, इसमें राज्य राजधानी है कहीं? नहीं है। तो ये वाला कौन सा मानचित्र है? देखिए लिखा हुआ है प्राकृतिक। प्राकृतिक अर्थात जिसको भगवान ने बनाया। तो भगवान क्या बनाया? पृथ्वी, मैदान, पर्वत, पठार, नदी, पोखर, तालाब, झरना, ये सब बनाया है ना। तो इन सभी चीजों को हम लोग प्राकृतिक मानचित्र के अंतर्गत पढ़ते हैं और यहीं से हमको सवाल पूछा जाता है। जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा गंगा का मैदान, यार ये सब भी दिख रहा है क्या? दूर से दिखाई दे रहा है? क्या लिखा हुआ ये? मैकाल पर्वतश्रेणी। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए बुक रहेगा तो वो ज्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक है ना? ये सतमाला पर्वतश्रेणी, महादेव पर्वतश्रेणी, सतपुरा पर्वतश्रेणी, विंध्या पर्वतश्रेणी, नर्मदा नदी, दिखाई दे रहा है? सतपुरा पर्वत श्रेणी। बस समझे? तो इस सबसे पहले तो जानना पड़ेगा ये लोकेशन कौन सा है, तभी तो पता चलेगा सतपुरा पर्वतश्रेणी कहां पर है। ठीक है ना? जैसे हम लोग सबसे पश्चिम में देखे थे गुजरात, गुजरात के ऊपर में ये वाला राज्य था राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान। तो राजस्थान में यहाँ पर दिखेगा अरावली पर्वतश्रेणी, मेवाड़ का पठार, आबू पहाड़ियां,
तो ये सब कहां पर है? राजस्थान में। क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल पूछे कहां से जाते हैं? प्राकृतिक मानचित्र से ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और इस बुक में बहुत सारे कुछ हैं और पार्ट बाय पार्ट इसका दिया हुआ है, बस समझे ना। एक एक करके एक एक राज्य के बारे में दिया हुआ है और हर राज्य के बारे में कहां कौन सा चीज है वो सारा कुछ दिया हुआ है। ये वाला जो था आपका लद्दाख पर्वत दिखाई दे रहा है, ये जॉस्कर पर्वत दिखाई दे रहा है, पीर पंजाल पर्वत दिखाई दे रहा है, ये आपका जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी आपका श्रीनगर है, दिखाई दे रहा है ना। ये सब धीरे धीरे पकड़ में आएगा और बहुत सारा सवाल आपका यहां से पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है। पिछले बार के दरोगा में इस मानचित्र से आपका पश्चिम घाट के पर्वत श्रेणी से एक सवाल था। ये आपका महाराष्ट्र वाला चित्र है, इसमें तो हम उल्टा नहीं सकते, लेकिन वहां पर आपको बुक रहेगा तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं, है ना। इधर आपको महाबलेश्वर का चोटी मिलेगा, कुंद्रेमुख का चोटी मिलेगा, बाबा बुदन की पहाड़ी मिलेगा, बात समझे ना। बुक रहेगा तो आप आसानी से इसको देख पाइएगा और अच्छे से देख पाइएगा, बात समझ में आया। ये आपका नीलगिरी की चोटी है, ये आपका बाबा बुदन की पहाड़ी है, दिखाई दे रहा है क्या दूर से, है ना। थोड़ा सा धुंधला, इसका और भी HD क्वालिटी चाहिए, तब जाकर के इसमें बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ पाएंगे, बात समझ आया। तो बहुत सारे सवाल आपके मानचित्र से पूछे जाते हैं, मानचित्र को अध्ययन करना काफी जरूरी चीज है, ठीक है। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, केवल ये मानचित्र नहीं है, इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है ना। ये सभी बंदरगाह वाला सब चैप्टर है, ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला सब चैप्टर है, ये आपका भाषा किस राज्य में किस टाइप का भाषा बोला जाता है, हालांकि उल्टा है ये वाला, लेकिन बुक लीजिएगा तो वो कंप्लीट हो जाए। ये आपका खासी और गारो है ना, ये वाला सिंबल यहाँ पर दिखता है, ये वाला राज्य आपका मेघालय, ठीक है ना। गारो और खासी जन जो भाषा बोला जाता है ये यहाँ पर बोला जाता है। ये आपका मिजोरम राज्य है, यहाँ पर मिजो भाषा बोला जाता है, बात समझे। जैसे ये पश्चिम बंगाल पिंक कलर में है, तो पिंक कलर में आपको यहाँ पर बांग्ला भाषा बोला जाता है। इसी तरह से अगर यहाँ बात करेंगे, ये कर्नाटक, थोड़ा सा इस कलर में देखिए कौन सा कलर है, कन्नड़। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। तो ये देख करके मानचित्र को समझ पाते हैं कि कहां पर किस प्रकार का लैंग्वेज यूज होता है। मतलब टोटली मानचित्र पर ही पकड़ बनाना सबसे पहली प्राथमिकता है, बात समझे ना। ये सारा का सारा आपको दिख जाएगा। ये आपका विश्व विरासत सूचियां हैं, जो कहां कहां पर किस राज्य में कौन सी चीज को यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। इसमें ताजमहल वगैरह सब है। ये कथक नृत्य ये उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पर ये होता है। खजुराहो टेम्पल ये आपका मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, दिखाई दे रहा है ये सब। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, अजंता की गुफा ये महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफा ये सब भी महाराष्ट्र में है। ये कच्चीपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ओडिसी में ओडिशा नृत्य होता है। बस्तन जनजाति ये छत्तीसगढ़ का कला है, जैसे अपना लोग का मधुबनी पेंटिंग है उस तरह से, ठीक है। मतलब कि पूरे बुक को आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मोहिनीअट्टम नृत्य कला या कथकली ये सब कहाँ का है? केरल में ये सब किया जाता है। तो ये बगल में राज्य है केरल, यहाँ पर है। ये भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, दिखाई दे रहा है ना। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। हम्पी 50 रुपए के नोट के पीछे हम्पी का खंडर का वो चित्र भी बना हुआ है, देखिएगा किसी के पास अगर पैसा होगा तो। ये आपका कर्नाटक में है, ये पश्चिम घाट का है ना। इसी तरह से आपको बहुत सारे चैप्टर आपको दिखेंगे। यहाँ पर कहां पर इंडिया में क्लोराइड फ्लोराइड आर्सेनिक वगैरह सब की अधिकता पाई जाती है। वैसे हालांकि पश्चिम बंगाल में ही केवल आर्सेनिक अभी तक प्राप्त हुआ है ना। आर्सेनिक युक्त पानी पीने से कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है, स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होने लगता है, ठीक है ना। किस तरह से कहां पर क्या क्या चीजें हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से समझ में आ जाएगा। नाइट्रेट की अधिकता होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, ये साइंस में पढ़ाते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में काम आ रहा है कहां, समझ में आया ना। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। मतलब कि बच्चे जब जन्म लेता है तो उसका रंग कैसा होता है? नीला नीला हो जाता है, बात समझे ना। इसमें बहुत सारा चैप्टर है जो आपको देखने को मिलेगा। ये आपका भूकंप वाला चैप्टर है कि सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आ रहा है। ये ज्यादा डार्क कलर में दिखा रहा है ग्रीन, तो है डेंजर जोन है, मतलब सबसे अधिकतम।
पूर्वोत्तर भारत में बहुत अधिक भूकंप आता है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में बहुत अधिक आता है, गुजरात वाले क्षेत्र में भी आता है, और सबसे कम में ये लो मतलब कि दक्षिण भारत में बहुत ही कम भूकंप आता है। भारतीय भूकंप क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है, ये सब के बारे में दिया हुआ है ना, कितनी तीव्रता की कहां कहां का भूकंप आया, पूरा हिस्ट्री के साथ इसका दिया हुआ है ना, किधर बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, ये आपका इतिहास वाला सब मैप है। इतिहास को भी हम इसके मदद से जान सकते हैं। उसके बाद ये आपका आ जाता है एशिया वाला पूरा का पूरा, बात समझे ना। इसको भी हम लोग बढ़िया से एक एक करके हर देश को जानने का प्रयास करते हैं, कहां कौन सा देश है, बात समझे। मतलब एक एक करके पूरा उधर इंडिया खत्म करने के बाद इधर पूरा का पूरा क्या करेंगे, विश्व को भी हम लोग खत्म करेंगे, बात समझे। जैसे मान के चलिए कि हमको भारत का नदी पढ़ाना हो, क्या पढ़ाना हो, भारत का नदी पढ़ाना हो, तभी जाकर के क्या करेंगे, नदी का मानचित्र कैसे बनेगा आप भी सीखेंगे और जिंदगी में कभी भूलिएगा भी नहीं, ठीक है। ये आपका इंडिया का मैप है। इधर कौन सा दिशा है, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ठीक है। यहां उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा, क्या नाम है, गंगा, पीछे सही, ठीक है। और यहां से एक आती है, इसमें मिल जाती है, इसका नाम है यमुना। इधर से एक नदी आती है, इधर चीन देश है ना, चीन से एक नदी आती है जो अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करके गंगा में आकर के मिल जाती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र इसका नाम है, ठीक है। चीन के पास से एक नदी जम्मू कश्मीर से होकर के इधर को जाती है, इसका नाम है सिंधु, क्या नाम है, सिंधु, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडस कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडस कहते हैं। और यहीं से एक और नदी निकलती है जो आकर के सिंधु में मिल जाती है, इसका नाम है सतलज, क्या नाम है, सतलज, ठीक है। इधर को एक नदी जाती है जिसका नाम है नर्मदा, क्या नाम है, नर्मदा। इधर जाती है एक नाम है महानदी, कौन सा, महानदी। महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है, इधर को आती है, इसका नाम है गोदावरी। इसके नीचे और एक नदी निकलती है, इसका नाम है कृष्णा, नाम सुने होंगे सबका, क्या नाम है, कृष्णा। और नीचे से जो जाती है एक और, इसका नाम है कावेरी। ये भारत की प्रमुख नदी है, ये भारत की प्रमुख नदी है। राजस्थान में एक नदी बहती है जो यहाँ पर दलदल वाले क्षेत्र में आकर के समाप्त हो जाती है, इसका नाम है लूनी, क्या नाम है, लूनी नदी। वह समुद्र तक जाती नहीं, बाद बाकी सभी को देखिए समुद्र में आया। इधर कौन सा समंदर था, बंगाल की खाड़ी। इधर कौन सा है, अरब सागर, बात समझ में आया। तो अब कौन कौन सी नदी अरब सागर में जाती है, कौन कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में आती है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कौन अलग है, क्यों अलग है, ये अरब सागर में जाती है, ये तीनों बंगाली खाड़ी में जाती है। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सब कंफ्यूज कर गए। आपको क्या लगता है एग्जाम में हर बार एक के बार दिमाग लगाते हैं एक ही जैसा है, बताइए आंसर। निम्न में कौन सा भिन्न है, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ये तीनों चीन से निकलती है, गंगा भारत से निकलती है। आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया बात। तो प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, बशर्ते कि आपका बेसिक पूरा पूरा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बात समझ में आया। हर नदी का लंबाई भी पता होना चाहिए, किस किस राज्य से होकर के जा रहा है, यहां तक कि किस किस जिला से होकर के जा रहा है, यह भी पता होना चाहिए। बिहार से संबंधित एग्जाम देते हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, दरोगा हो, कुछ भी हो, बिहार का मानचित्र धारा की इस तरह से है, बात समझ में आया। तो जो गंगा नदी जाती है, मतलब कि बीच से सबसे पहले प्रवेश कहां करती है, एग्जिट कहां पर होती है, टोटल किन कौन जिला से होकर के जाती है, यह सवाल भी पूछा है।
कुल मिलाकर के गंगा नदी 12 जिला से होकर के जाती है। सबसे पहले यहाँ पर बक्सर में एंट्री लेती है और यहाँ कटिहार से एग्जिट होती है। और सबसे लंबी सीमा यहाँ पर पटना का लगता है। पटना 2 नदी के संगम पर बसा हुआ है, एक तो गंगा और इधर नीचे से सोन। बात समझ में आया? तो हर चीज का डिटेल अगर मानचित्र से पढ़ लेंगे तो वो कभी नहीं भूलिएगा। बात समझ में आया? इसीलिए विधिवत पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ये भी सवाल हो सकता है, बताइए गंगा के उत्तर में कौन कौन से जिला है और गंगा के दक्षिण में कौन कौन से जिला है। सवाल पूछा गया है, पूछवे करता है। अब बिहार से संबंधित एग्जाम में तो स्पेशली बिहार का ज्योग्राफी तो पूछता है। बात समझे ना, कि गंगा में कौन कौन सी नदी उत्तर से आकर के मिल रही है और कौन कौन सी नदी दक्षिण से आकर के मिल रही है। बात समझ में? इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है। उसके बाद बिहार का सीमा नेपाल से कितना ठो से लग रहा है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कितना जिला पता है किसी को? 8 जिला है। इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, या साथ साथ ही होगा, एग्जैक्ट देखिए तब पता चलेगा। ठीक है ना। बिहार का सबसे जो पूरब में है वो आपका है आपका किशनगंज। किशनगंज के बाद अररिया, याद है किसी को नाम? किशनगंज के बाद अररिया, अररिया के बाद सुपौल, सुपौल के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद सबसे पश्चिम में हो जाए आपका पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, और एक है शायद मोतिहारी। एग्जैक्ट देख लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 ये मोतिहारी है ना। मैप आप लोग के पास है? नहीं है, यहीं से दिखा देते हैं। ये वाला सबसे उधर वेस्ट चंपारण मतलब पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, ये वाला मधुबनी, ये सुपौल, ये अररिया और ये किशनगंज। 1 2 3 4 5 6 7 कितने जिला की सीमा लग रहा है? 7। मतलब कि नेपाल से कितना जिला का सीमा लग रहा है? 7 जिला। और इधर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, उत्तर प्रदेश से 8 जिला और नीचे भी 7 लगेगा। रोहतास, औरंगाबाद 2, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6 और भागलपुर 7। मतलब कि 7 जिला की सीमा किससे लग रहा है? नीचे से भी लग रहा है। कटिहार का भी लगता है इसका, झारखंड से 8 जिला हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें, ऊपर 7 हुआ ना, कुल मिलाकर अगर बात करें तो नेपाल से आपका सीमा लग जा रहा है कितना? नेपाल से सीमा लग जा रहा है 7, उत्तर प्रदेश से 8 और झारखंड से भी 8। बात समझ में आया? मतलब कि झारखंड से राज्य से सीमा सटने वालों की संख्या कितनी है? 8 और उत्तर प्रदेश से 8, नेपाल से 7। इधर कौन सा राज्य है? बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल से कितना लग रहा है? 3 ठो लग रहा है। कितना से लग रहा है? 3 ठो। दिखा दें? चलिए दिखा देते हैं, क्योंकि देखने के बाद कॉन्फिडेंस आता है। जब तक आप देख के पढ़ाई नहीं करिएगा कॉन्फिडेंस नहीं आता। इतना जो चीज हम बोल रहे हैं सब कुछ कॉपी में छपा सकते हैं, लेकिन वह दिमाग पे बोझा का काम करेगा, समझ में नहीं आएगा। रटना नहीं है यहाँ पर, तो हम सिखा देंगे। टीचर बनने वाले टीचर बन जाएंगे, यूपीएससी बीपीएससी दौड़ोगा करने वाले वो सब उस क्षेत्र में चले जाएंगे। अपने अपने क्षेत्र का हीरो बन जाना है बस। इसमें दिखाना था आपको ये वाला किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये तीनों है ना। बात समझ में आ गया? ये वाला किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 सीमा आपका पश्चिम बंगाल से लग जाता है। बाद में कटिहार के नीचे तो झारखंड वाला सीमा लग जाता है। बात समझ में आया क्या? तो ये था आपका डेमो। कैसा लगा डेमो? बहुत अच्छा लगा? समझ में आ रहा था? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमको बताइएगा पर्सनली, और भी ज्यादा हम अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल आपके पास पेश करेंगे। डेमो में कुछ लिखाया नहीं जाता है तो 2-4 दिन तो क्लास ऐसे ही चलेगी, लेकिन कल से कुछ कुछ लिखाना हम प्रारंभ करेंगे ताकि लगे कि पढ़ाई हो रहा है। नहीं तो पता चलता बच्चा ऐसे जाते हैं ऐसे आते हैं, कुछ पढ़ाइए नहीं रहा है ना। बोलने वाले से भी सर कुछ पढ़ाए कहा, मतलब कहानी खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ पढ़ाई। लेकिन आपको सबसे पहले इस चीज में डिसीजन लेना पड़ेगा कि पढ़ाई ऐसे ही करना है, मानचित्र के साथ करना है। मानचित्र के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं। बात समझ में आया? तो कल से आप लोग रेगुलर रहिए, 2-4 दिन 5 दिन डेमो चलेगा। और भी जो नए छात्र आना चाहते हैं उसको कहिए कि आप लोग क्लास आइए, देखिए 2-4 दिन डेमो क्लास करके कि पढ़ाई आखिर कैसे चलता है।
आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर संपन्न करते हैं। आप लोग रेगुलर रहिए। धन्यवाद।